हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी काफ़ी अच्छे और मज़े में होंगे। मैग्नेट ब्रेन्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के लिए हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल मुफ्त में। चलिए, जैसा कि आप जानते ही हैं, हम पढ़ रहे हैं हमारी कक्षा 4 का हिंदी पाठ्यक्रम। इसी पाठ्यक्रम में हम आ चुके हैं हमारे अंतिम पाठ में। पाठ का नाम है हमारा आदित्य, जो कि हमारे इसरो द्वारा भारत देश के अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के द्वारा भेजा गया एक अंतरिक्ष यान है, जो कि सूर्य के बारे में जानकारी इकट्ठी करके हमें वैज्ञानिकों को भेजता है। इसकी पूरी व्याख्या हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर ली थी। पुराने वीडियोस देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, इस वीडियो में हम करेंगे पाठ 13 हमारा आदित्य। इस पाठ का अभ्यास यानी इसके प्रश्नोत्तर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला अभ्यास बातचीत के लिए। प्रश्न 1, आपने आकाश में अनेक तारे देखे होंगे। ऐसा कौन सा तारा है जो आपको सुबह सुबह जगाने का काम करता है? हमें इस तारे से कौन कौन से लाभ होते हैं? क्या आप जानते हैं कि सुबह हमें जगाने का कार्य कौन सा तारा करता है? जी हाँ, सूर्य है वह तारा। वह तारा सूर्य है जो हमें सुबह सुबह जगाने का काम करता है। इससे हमें रोशनी मिलती है, विटामिन डी मिलता है, और जिससे हमारी हड्डियां स्वस्थ रहती हैं, और इससे हमारा मन भी प्रसन्न रहता है ना। यह लाभ हमें सूर्य से मिलते हैं। अब प्रश्न 2, भारत में मनाए जाने वाले ऐसे त्योहारों या मेलों के बारे में अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए जिनका संबंध सूर्य अथवा चंद्रमा से है। ऐसे कौन कौन से त्योहार और मेले, पर्व आदि हैं जिनका जो संबंध है वह सूर्य अथवा चंद्रमा से है? जैसे कि सूर्य से जुड़े त्योहार हैं छठ पूजा, मकर संक्रांति, पोंगल आदि, और चंद्रमा से जुड़े त्योहार हैं करवा चौथ, शरद पूर्णिमा और ईद। ये सब त्योहार जो हैं सूर्य और चंद्रमा से जुड़े हुए हैं। इनके बारे में आप अपनी कक्षा में भी चर्चा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। प्रश्न 3, अब आपने कक्षा 3 में की पाठ्य पुस्तक वीणा के भाग 1 में चंद्रयान पर पाठ पढ़ा था ना। अपने सहपाठियों को चंद्रयान के बारे में कुछ चीजें याद करके बताइए। आपने पिछले वर्ष जो चंद्रयान के बारे में पढ़ा था उसके बारे में कुछ जानकारी याद कीजिए और बताइए, है ना। कुछ मैं आपको बताता हूं। चंद्रयान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का एक महत्वपूर्ण मिशन है। क्या है? एक महत्वपूर्ण मिशन है। इसका उद्देश्य चंद्रमा की विभिन्न रहस्यों का पता लगाना और उनका अध्ययन करना है। यह अंतरिक्ष मिशन एक श्रृंखला है जिसमें चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 तथा चंद्रयान 3 शामिल हैं। क्या क्या है इसमें? एक महत्वपूर्ण मिशन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का एक महत्वपूर्ण मिशन है जिसका क्या काम है? जिसका में उद्देश्य है चंद्रमा के विभिन्न रहस्यों का पता लगाकर उनका अध्ययन करना। और इस श्रृंखला में 3 चंद्रयान भेजे गए। कितने? चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 तथा चंद्रयान 3, है ना बच्चों। चलिए, चंद्रयान 3 की सफलता के बाद सूर्य का अध्ययन करने वाले आदित्य L1 के विषय में आपने जो भी सुना, पढ़ा या फिर देखा उसके बारे में बताइए। अभी तक हमने जो भी आदित्य L1 के बारे में पढ़ा, सुना या देखा उसे एक बार फिर से याद कीजिए और यहाँ पर बताइए। आदित्य L1 इसरो का पहला सौर मिशन है। सौर यानी कि सूर्य से संबंधित सौर मिशन है। इसका उद्देश्य विभिन्न सौर गतिविधियों पर और अंतरिक्ष मौसम पर उनके प्रभाव को समझकर अध्ययन करना है। धरती पर उनके प्रभाव को समझना, अंतरिक्ष में क्या मौसम होता है और सौर यानी कि सूर्य की क्या गतिविधियां होती हैं, उसकी सतह पर जुड़ी विभिन्न गतिविधियों को जानकारी लेना, उनका अध्ययन करना और पृथ्वी पर उनके प्रभाव को समझना, यह कार्य है आदित्य L1 का। चलिए, अब आती है बातचीत के लिए। दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और बताइए कि इसमें आपको क्या दिख रहा है। यहाँ पर एक चित्र देखना है। सबसे पहले तो हम देखते हैं यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है। यहाँ पर एक इंद्रधनुष दिख रहा है। दूसरा प्रश्न है, क्या आपने इसमें से इसे कभी देखा है? इसमें कितने रंग होते हैं? अपनी लेखन पुस्तिका में उन सभी रंगों के नाम क्रम से लिखिए। और अंतिम प्रश्न है, आकाश में ऐसा कब और कैसे होता है? चलिए इनका उत्तर देते हैं। इसमें दिख रहा है हमें इंद्रधनुष। इसमें हमें इंद्रधनुष दिख रहा है। क्या आपने इसे देखा है? अवश्य देखा होगा। हाँ, मैंने इसे देखा है। इसमें कुल कितने रंग होते हैं? कुल इसमें 7 रंग होते हैं, जो कि कौन कौन से हैं?
ऊपर से नीचे देखते हैं। लाल, देखते जाइए, लाल, फिर आता है नारंगी, दिखा आपको, नारंगी, जिसके बाद है पीला, फिर पीला, फिर हरा, फिर नीला, जिसके बाद इंडिगो और बैंगनी। कुल मिलाकर के कितने रंग हो गए? 7 रंग। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो तथा बैंगनी, है ना। आकाश में इंद्रधनुष कब बनता है? आकाश में इंद्रधनुष तब बनता है जब बारिश होने के दौरान सूर्य निकलने पर उस सूर्य की किरणों से जो बारिश की बूंदें हैं, बारिश की बूंदों पर जब सूर्य की किरण पड़ती है तो पानी की जो बूंदें हैं, बारिश की जो बूंदें हैं, वह सूर्य की किरणों को इन 7 रंगों में बांट देती है ना। कुछ इस प्रकार से, यह रहा सूर्य और यह रही बारिश की बूंद। समझ लीजिए यह बारिश की बूंद है। जब सूर्य की किरण इसमें से पड़ती है तो वह 7 रंगों में बिखर जाती है और कुछ इस प्रकार का इंद्रधनुष बन जाता है, जो हमें ऐसे दिखता है। ठीक है बच्चों, देखिए इस चित्र में भी तो सूर्य है और इधर से पानी गिर रहा है, तो सूर्य की किरणों को 7 रंगों में बांट दिया। किसने? बारिश की बूंदों ने। उसी से मिलकर आधे घेरे के आकार में इंद्रधनुष बनता है। समझ गए बच्चों आप? चलिए पाठ के भीतर, अब पाठ के भीतर जो कुछ हुआ हमें उसे याद करके यहां पर उत्तर देने हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के आगे सूर्य या ऐसे सितारे का चित्र हमें बनाना है। यहां पर एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं। चलिए हम देखते हैं। सूरज मुख्य रूप से किन गैसों से का एक विशाल गोला है? किन किन गैसों का नाम हमने सुना था? सबसे पहली थी हाइड्रोजन। हाँ, हाइड्रोजन सही उत्तर है। नाइट्रोजन नहीं, ऑक्सीजन नो, हीलियम और हाइड्रोजन, इन दोनों से मिलकर सूर्य एक विशाल गोला बना होता है। इन दोनों पर ऐसा चित्र बना दीजिए। राहुल के अनुसार सूर्य एक गोला है। किसका गोला है? रुई का गोला, ऊन का गोला, आग का गोला या फिर बर्फ का गोला? आग का गोला है। राहुल के अनुसार सूर्य एक आग का गोला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आदित्य L1 ने सूर्य के कितने रंगों के चित्र भेजे? कितने चित्र भेजे? 8, 7, 10, 11। हाँ, 11 रंगों के चित्र भेजे हैं। देखे थे ना हमने पिछले वीडियो में, कितने अद्भुत चित्र थे। आदित्य L1 मिशन का कार्य कौन कौन सी जानकारी निकालने का कार्य है? क्या क्या जानकारी जुटाने का कार्य है? सूर्य किस समय कैसा होता है? हाँ, यह जानकारी देखता है। सूर्य के भीतर जलने वाली आग का ताप कैसा है? यह जानकारी भी आदित्य L1 देता है। चांद के रहस्य को जुटाना? नहीं, यह कार्य आदित्य L1 का नहीं है। और सूर्य के ताप का प्रभाव कैसा होता है? हाँ, यह जानकारी भी आदित्य L1 हमें देता है। तो एक ग को छोड़कर बाकी सभी विकल्प सही हैं। इन पर आप सितारा बना दीजिए। अब हमें अपनी सोच करके यहाँ पर उत्तर लिखना है। पाठ से बनी समझ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमारे वैज्ञानिकों ने आदित्य L1 का निर्माण क्यों किया? क्या लगता है आपको? वैज्ञानिकों ने आदित्य L1 का निर्माण क्यों किया? हमारे वैज्ञानिकों ने आदित्य L1 का निर्माण सूर्य के बारे में विभिन्न जानकारियों को जुटाने के लिए, जैसे कि यह किस समय कैसा होता है, इसकी आग का ताप कैसा होता है और ताप का प्रभाव कैसा होता है, इन सारी जानकारियों को जुटाने के लिए किया होगा, है ना। ठीक है बच्चों, इस उत्तर को आप देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। आदित्य L1 चंद्रयान के प्रकार का ही एक यान है। अध्यापक ने ऐसा अपने विद्यार्थियों से क्यों कहा? अध्यापक ने क्या कहा? आदित्य L1 भी चंद्रयान के प्रकार का ही एक यान है। ऐसा उन्होंने इसीलिए कहा ताकि आसानी से विद्यार्थियों को समझाने के लिए कहा होगा, क्योंकि चंद्रयान 1, 2 तथा 3 के विषय में काफ़ी बातें तो विद्यार्थी जानते ही हैं, है ना। आपने भी तो पिछले वर्ष चंद्रयान के बारे में एक पाठ पढ़ा था। इसी प्रकार से अध्यापक ने यहाँ पर चंद्रयान के बारे में बताया। आदित्य L1 भी चंद्रयान के प्रकार का ही एक यान है, इस प्रकार से, है ना। आदित्य L1 में L1 क्या है और उसका क्या अर्थ है? हमने पढ़ा था ना, उसका क्या कार्य है। हमने पाठ में भी तो पढ़ा था कि L1 क्या है। L1 का अर्थ होता है लग्रांज बिंदु। लग्रांज बिंदु क्या है? यह बिंदु एक ऐसा स्थान है जहां आदित्य यान
को प्रक्षिप्त किया गया है ना। और यहाँ से सूर्य के चारों ओर घूमकर वह उसकी चित्र को निकालता है। यही कार्य है लग्रांज बिंदु का। इसी का नाम छोटे में शॉर्ट में लिख दिया L1, इसीलिए नाम पड़ा आदित्य L1। ठीक है बच्चों। अध्यापक जी, मैंने सुना है कि सूर्य 7 घोड़े के रथ पर आकाश में यात्रा करने वाला एक राजा है। वाणी ने अध्यापक से ऐसा क्यों कहा होगा? क्या लगता है आपको, वाणी ने अध्यापक से ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वाणी ने अध्यापक से ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि उसने दादी नानी से पुरानी कहानियां और कविताएं सुनी होंगी, जहां पर सूर्य देव को 7 घोड़ों के रथ पर सवारी करते हुए बताया जाता है ना। पौराणिक कथाओं में सूर्य देवता को 7 घोड़ों के रथ पर विराजमान बताया जाता है, इसीलिए वाणी ने इस प्रकार से कहा होगा, है ना। अब अगला, निम्नलिखित वाक्यों में नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और, भी, ही और बहुत। और 2 अलग शब्द हैं, है ना। हमें इन सब का उपयोग करके यहाँ रिक्त स्थानों को भरना है। आइए देखते हैं। हम डैश बड़े होकर वैज्ञानिक बनेंगे। हम भी बड़े होकर वैज्ञानिक बनेंगे। रवि अध्यापक की डैश अचरज से देखता है कि और अचरज से देखता है। आदित्य L1 ने सूर्य के कुछ अद्भुत चित्र भेजे हैं, उन्हें यदि आप लोग देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। ठीक है। भारत के ओडिशा के पुरी जिले में सूर्य देवता का एक डैश सुंदर मंदिर बना हुआ है। एक बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है। अध्यापक ने भास्कर से कहा कि इस कक्षा में 2 डैश आदित्य हैं, 2 और आदित्य हैं। ठीक है, तो आप इसे देख लीजिए। देखा आपने कैसे हमने इन शब्दों को प्रयोग करके हमने हमारे रिक्त स्थानों को भरा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आदित्य का अर्थ सूर्य होता है। इसी प्रकार आदित्य के कुछ और नाम भी आप खोजकर यहाँ पर लिखिए। सूर्य का एक नाम क्या दिया हुआ है यहाँ पर? दिनेश। सूर्य के और क्या नाम होते हैं? आइए हम उन्हें पूर्ण करें। सूर्य के और नाम होते हैं सूरज, दिनकर, दिवाकर, भानु, अरुण, रवि और प्रभाकर। ये सभी नामों का अर्थ होता है सूर्य। ऐसे ही जैसे आदित्य और भास्कर भी सूर्य के ही नाम हैं, इसी प्रकार से यह नाम भी सभी सूर्य के हैं। आप इन्हें लिख लीजिए। चलिए, कल्पना कीजिए कि आप वैज्ञानिक बन गए हैं और आपको सूर्य के रहस्य जानने के लिए भेजा जा रहा है। तब आप सूर्य की गर्मी से बचने के लिए किस तरह व्यवस्था करेंगे? अपना दिमाग लगाइए, सोचिए जरा क्या करना चाहिए हमें। मैं सूर्य की गर्मी से बचने के लिए ऐसे यान का निर्माण करूंगा या करूंगी जो सूर्य की तेज गर्मी से मुझे बचा सके। कैसे करेंगे? उस यान पर एक ऐसी मजबूत और ठंडी धातु की परत लगाऊंगी या लगाऊंगा जिससे अंदर ठंडक बनी रहे, है ना। बाहर से हम ऐसी ठंडी धातु की परत बना देंगे जो मजबूत भी हो और अंदर ठंडक प्रदान करे। ठीक है ना बच्चों। सूर्य से जुड़े कौन से रहस्यों को खोजने का प्रयास आप करेंगे? हम क्या क्या रहस्यों को खोजने का प्रयास करेंगे? सूर्य की रोशनी इतनी तेज किस कारण होती है? उसकी चमक का रहस्य, सूर्य से निकलने वाली किरणों का धरती पर क्या असर होता है? इन आदि बिंदुओं का पता लगाने का हम प्रयास करेंगे, है ना बच्चों। इसे भी आप लिख लीजिए। यदि आपको विद्यालय में आदित्य L1 के वैज्ञानिकों से मिलने का अवसर प्राप्त हो तो आप उनसे कौन से प्रश्न पूछेंगे? और उनमें से कोई 4 प्रश्न यहाँ पर लिखिए। हम क्या क्या पूछना चाहते हैं, आइए हम उनमें से 4 प्रश्न अपने यहाँ पर साझा करते हैं। सबसे पहला तो हम पूछेंगे, आदित्य L1 यान बनाने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? हमें आदित्य L1 बनाने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? दूसरा प्रश्न हम करेंगे, इस यान को सूर्य की तेज गर्मी से कैसे बचाया गया? क्या इस पर कोई परत लगाई गई या कैसे यह सूर्य की गर्मी से बचा हुआ है? तीसरा प्रश्न करेंगे, यह यान कौन कौन से रहस्य खोजेगा? क्या क्या जानकारी पता लगेगी हमें इस यान से?
और चौथा प्रश्न हम पूछेंगे, भविष्य में आप कौन कौन से नए यान बनाने की तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में भी हमें थोड़ी जानकारी दीजिए, है ना। यह 4 महत्वपूर्ण प्रश्न हमें जरूर पूछने की बहुत इच्छा है ना। चलिए अगला है भाषा की बात। इस अभ्यास में हम हमारी भाषा को, बोलचाल को सुधारने का प्रयास करते हैं। इस गतिविधि में हम यह देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। यहाँ पर कुछ विराम चिन्ह दिए हुए हैं, हमें उनका प्रयोग इन वाक्यों में करना है ना। सबसे पहला, यदि ऐसा है तो वहां आग किसने जलाई होगी। यह तो एक प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर लग जाएगा, यह प्रश्नवाचक वाक्य है। दूसरा, अध्यापक जी लग्रांज क्या होता है। यह इसमें यहाँ पर तो प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर आश्चर्य वाला भाव है, मनोभाव है, इसलिए यहाँ पर आश्चर्यचकित करने वाला चिन्ह और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। अच्छा, तभी इसका नाम आदित्य L1 रखा गया है। यहाँ पर भी एक्सक्लेमेशन और अंतिम में विराम, पूर्ण विराम लग जाएगा। इसलिए इसका नाम आदित्य L1 रखा गया है, यहाँ पर पूर्ण विराम लग जाएगा, ऐसे लगा लीजिए। जी अध्यापक जी यह बहुत गर्म है, यहाँ पर पूर्ण विराम लगेगा और यहाँ पर अर्ध विराम लगेगा। जी अध्यापक जी यह बहुत गर्म है, यह आप अपनी पुस्तक में लगा लीजिए। ठीक है बच्चों। चलिए आता है शब्द पिटारा में दिए गए शब्दों को नीचे दिए गए उनके संबंधित परिवार में लिखिए। यहां पर हमें एक टेबल दी हुई है, इसमें क्या है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। मैंने आपको मैं कई बार बता चुका हूं हमारे पाठ्यक्रम के दौरान कि संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है और विशेषण क्या होता है, इन तीनों में क्या अंतर होता है। तो आज हमें इस शब्द पिटारा में से शब्द खोजकर उनकी सही परिवार में उन्हें लिखना है। संज्ञा को संज्ञा में, सर्वनाम को सर्वनाम में और विशेषण को विशेषण में। आइए हम लिखते हैं। संज्ञा में कौन कौन से शब्द आ गए, यहां से उठाना है। आदित्य, सूर्य, सुमन, रवि, दिनेश, वाणी और विद्यार्थी, यह सभी शब्द क्या हैं, संज्ञा हैं। यह सभी किसी न किसी के नाम हैं, इन्हें संज्ञा दी जाती है, इन्हें संज्ञा कहा जाता है। सर्वनाम कहा जाता है जब हम किसी संज्ञा को पुकारते हैं तो उन्हें जो शब्द दिए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मुझे, आप, यह, मैं, हम, मैंने और कुछ, इन सभी को भी आप लिख लीजिए। विशेषण क्या होते हैं, जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या किसी भी चीज की विशेषता को दर्शाएं। जैसे कि गरम, 7, अच्छा, 1, 11, बहुत और 2, ये सब हो गए विशेषण। इन्हें आप अच्छे से देख लीजिए और अपनी पुस्तिका में लिख लीजिए। आगे बढ़ें। चलिए प्रश्न 3 में आता है, पाठ में आए प्रभाव, अभियान, विशाल, सुप्रभात शब्दों ने प्र, अभि, वि और सु ऐसे शब्दांश उपसर्गों का कार्य कर रहे हैं तथा भाव, यान, शाल एवं प्रभात यह सब मूल शब्द हैं, है ना। तो यहाँ पर जैसे हमें यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, देखिए, स से प्रयोग करके सरस और सचित्र, इस प्रकार के उदाहरण से हमें उपसर्ग का प्रयोग करते हुए अन्य शब्दों का 2-2 शब्द बनाने हैं। चलिए आइए हम प्र से शब्द बनाते हैं। प्र से 2 शब्द कौन से बन सकते हैं, प्रयोग और प्रहार। हम अन्य भी प्र से शब्द बना सकते हैं। दूसरा, अब आता है अभि। अभि से 2 कौन कौन से शब्द बना सकते हैं, अभिमान और अभिनेता, है ना। ये बन गए हमारे 2 शब्द, ठीक है। फिर वी से बन जाएंगे विदेश और विशेष। यहाँ पर छोटे ई की मात्रा है, विदेश नहीं विदेश, ठीक है बच्चों। ऐसे ही सु का क्या बनेगा, सुकर्म और सुरक्षित, है ना। यह 2-2 शब्द हमने बना लिए। चलिए अब आगे देखते हैं। पाठ में आया अध्यापक शब्द पुल्लिंग है, तो वहीं नानी शब्द स्त्रीलिंग। इसके अतिरिक्त पाठ में आए अन्य 2-2 पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को आप छांटिए और यहाँ पर लिखिए। आइए हम कुछ और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द छांटकर यहाँ पर लिखते हैं। पुल्लिंग शब्दों में आ जाएगा साहिल, जो एक लड़के का नाम है, और भास्कर, यह भी एक लड़के का नाम है, यह पुल्लिंग शब्द हैं। जबकि स्त्रीलिंग शब्द कौन से होते हैं, जो लड़कियों के लिए या स्त्रियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि वाणी और ज्योति, यह स्त्रीलिंग शब्द हैं, ठीक है बच्चों।
नीचे दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द वर्ग पहेली में से ढूंढकर उनका प्रयोग वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहां पर हमें कुछ शब्द दिए हैं, उन शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द हमें इस टेबल में, इस वर्ग पहेली में दिए हुए हैं। हमें उन विपरीत शब्दों को, अर्थ वाले शब्दों को उठाना है और उनका वाक्य में प्रयोग करना है ना। चलिए आइए हम समझते हैं। सबसे पहला शब्द है बहुत। बहुत का क्या अर्थ होता है? अधिक। इसका विपरीत शब्द क्या होगा? इसका विपरीत शब्द होगा कम। ये रहा कम। तो वाक्य क्या बनेगा? नेहा कम बोलती है ना। अगला शब्द है पुराना। पुराना, इसका विपरीतार्थी शब्द क्या होगा? विपरीतार्थी शब्द होगा नया। यह रहा नया। इसका वाक्य बनेगा पिताजी नया मोबाइल लाए। नया का उपयोग इस प्रकार से कर सकते हैं। तीसरा शब्द है प्रकाश। प्रकाश यानी रोशनी। इसका विपरीत क्या होता है? अंधकार। यह रहा अंधकार। अंधकार का वाक्य में प्रयोग होगा अंधकार होने से पहले ही पक्षी अपने घोंसले की ओर लौट आए या लौट गए। ठीक है। दूर। दूर का क्या विपरीत शब्द होता है? पास। ये रहा पास। इसका वाक्य बनेगा मेरे घर से विद्यालय पास ही है। बड़ा का विपरीत होता है छोटा। ये रहा छोटा। और इसका वाक्य क्या बनेगा? मेरा छोटा भाई शरारती है। किसी भी तरीके से हम वाक्य बना सकते हैं, है ना। तो यह हो गया हमारा वाक्यों में प्रयोग, और यह हमने विपरीतार्थी शब्द खोज लिए वर्ग पहेली से। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ें। चलिए, पाठ में सूर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। इस शब्द के अनेक नाम आपने पढ़े और सुने होंगे, हमने अभी अभ्यास भी किया था। इस शब्द का प्रयोग अलग अलग प्रकार से होता है, जैसे कि सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी मिलता है। यहाँ पर सूर्य एक तारा है, सूरज की बात की जा रही है, जबकि सूर्य हमारी कक्षा में पढ़ता है। तो इस वाक्य में सूर्य क्या है? एक विद्यार्थी का नाम हो गया, है ना। दो अलग प्रकार से एक ही शब्द का प्रयोग। अब जल तथा कर शब्दों से जुड़े अलग अलग अर्थों वाले वाक्य आप अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। क्या करना है हमें? जल और कर दो शब्द दे दिए, इन दोनों शब्दों से दो अलग प्रकार के वाक्य बना करके हमें लिखना है। आइए हम लिखते हैं। जल का पहला अर्थ होता है पानी, तो क्या वाक्य बनेगा? नदी का जल बहुत साफ है। यह बन गया जल का पहला उपयोग। दूसरा है जलना, यानी प्रक्रिया। जब हम आग से जल जाते हैं तो उसे भी जलना कहते हैं। लकड़ियां आग में जल रही हैं। जल शब्द के दो प्रयोग हो गए। अब आता है कर। कर का एक अर्थ होता है हाथ। हाथ का कैसे प्रयोग करेंगे? राजा ने अपने कर से, कर यानी हाथों से, कर से स्वयं दान दिया। और दूसरा अर्थ होता है कर यानी टैक्स। जो हम टैक्स भरते हैं उसे भी हिंदी में कर कहा जाता है। हर नागरिक को ईमानदारी से आय कर देना चाहिए। तो ये हो गए दो अलग, एक ही शब्द के दो अलग अर्थ और उनका वाक्यों में प्रयोग। ठीक है बच्चों। चलिए, आदित्य L1 और सूर्य की भेंट। यहां पर आदित्य L1 और सूर्य के बीच में बातचीत हो रही है। आप इस बातचीत को आगे बढ़ाइए। देखते हैं यहां पर हम। सूर्य कह रहा है, अरे आप कौन? आपको पहले तो कभी नहीं देखा। तब आदित्य L1 क्या कहता है? मैं आदित्य L1 हूं, मैं आपके बारे में जानने और समझने आया हूं। आइए इस बातचीत को, इस वार्तालाप को हम आगे बढ़ाते हैं। तब सूर्य ने कहा, बहुत अच्छा, मैं तो धरती पर सबको रोशनी और ऊर्जा देता हूं। अगर लोग मेरे बारे में और जानेंगे तो उन्हें बहुत फायदा होगा, है ना। क्या कहा सूर्य ने? कि यदि लोग मेरे बारे में और जानेंगे तो उन्हें फायदा होगा। तब आदित्य L1 क्या कहेगा? हाँ, मैं आपकी तस्वीरें लूंगा, तापमान और किरणों की जांच करके सारी सूचनाएं धरती पर भेजूंगा। इस प्रकार से बातचीत हो गई सूर्य और आदित्य L1 के बीच में। ठीक है बच्चों। चलिए पाठ के आगे, अब हम पाठ से आगे की बातचीत करते हैं। इस चित्र में क्या दिखाया गया है? अपने घर या आस पड़ोस में आपने कभी किसी को ऐसी क्रिया करते हुए देखा है? कक्षा में अपने अपने अनुभव साझा कीजिए। देखिए क्या चित्र दिख रहा है यहाँ पर नाभि तक, नाभि से ऊपर तक जल में खड़े होकर के एक महिला सूर्य को देखते हुए जल अर्पण कर रही है ना। यह एक त्योहार है बच्चों। यहाँ पर हमें इस प्रस्तुत चित्र में बिहार व उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाले महापर्व छठ का दिखाया गया है दृश्य। किस पर्व का? छठ का।
छठ पर्व डूबते सूरज एवं उगते सूरज दोनों की ही उपासना की जाती है और 3 दिनों तक यह पर्व चलता है। ठीक है बच्चों, यदि आपने यह पर्व कभी देखा है या आपके घर या आस पड़ोस में मनाया जाता है तो आप इसकी जानकारी अपनी कक्षा में साझा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब दूसरा, सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से शरीर को कौन कौन से लाभ होते हैं, सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए। क्या आप जानते हैं कि सूर्य का जो सुबह सुबह जब सूर्य उगता है, सूर्य उदय होता है, उस समय की जो रोशनी, उस समय की जो धूप होती है वह हमारे शरीर के लिए बहुत गुणकारी होती है, वह हमें बहुत लाभ पहुंचाती है। कौन कौन से लाभ पहुंचाती है? सूर्य से मिलने वाले विटामिन डी की सहायता से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। हमें विटामिन डी सूर्य से मिलता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी, जिसे कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, बढ़ती है। सुबह की धूप त्वचा के लिए भी बहुत लाभकारी होती है ना? लेकिन दिन की धूप नहीं, 10-11 बजे वाली धूप नहीं, सुबह सुबह जब सूर्योदय होता है उस समय 5:30-6 बजे तक वाली धूप हमारे लिए गुणकारी होती है। ठीक है बच्चों, चलिए दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। यह चित्र से सौर ऊर्जा का है। देखिए यहाँ पर घर के ऊपर सौर ऊर्जा के पैनल लगे हुए हैं, इन्हें सोलर पैनल कहा जाता है ना? आपने देखे होंगे इनको। सौर ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से प्राप्त की जाती है और अक्षय होती है। कैसी ऊर्जा है? अक्षय, यानी जो समाप्त नहीं होती, जिसका क्षय नहीं होता, उसे कहते हैं अक्षय। तो अक्षय ऊर्जा है कौन सी? सौर ऊर्जा। दिशा निर्देश में कक्षा के 4 समूह विभाजित कीजिए और सौर ऊर्जा के बारे में जानकारी प्राप्त कक्षा में चार्ट पेपर पर प्रस्तुत कीजिए। यह गतिविधि आपके लिए है कि आप सौर ऊर्जा के बारे में क्या क्या जानकारी जानते हैं। अपने मित्रों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ गुट बना लीजिए और इस बारे में चार्ट पेपर पर समझाइए। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम फिर से एक और चित्र, दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए, यह सूर्य है, यह पृथ्वी है और यहाँ पर कुछ बिंदु दिए गए हैं। यह बिंदु कौन से हैं? L1 तो ये है, L2, L3, L4 और L5, ये सब हैं लग्रांज बिंदु। इन्हीं पर हमारा आदित्य L1 टिका हुआ है। ठीक है, इस चित्र पे 5 लग्रांज बिंदु दिखाए गए हैं। आपके विचार से हमारे वैज्ञानिकों ने आदित्य के स्थापित करने के लिए L1 बिंदु को ही क्यों चुना होगा? क्या लगता है आपको? L1 बिंदु सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बलों का संतुलित स्थान है। हमने हमारे पाठ में भी पढ़ा था कि यह दोनों के, सूर्य और पृथ्वी के बीच के गुरुत्वाकर्षण बलों का संतुलित स्थान है। इस बिंदु से सूर्य का निरंतर और स्पष्ट अध्ययन करना संभव है। ठीक है बच्चों, इस उत्तर को आप देख लीजिए। अगला चित्र देखकर बताइए कि कौन कौन से लग्रांज बिंदु पृथ्वी की कक्षा यानी ऑर्बिट पर आते हैं। चित्र में देखिए कि पृथ्वी की जो ऑर्बिट है, मतलब कक्षा, यानी सूर्य की जो चक्कर लगाने की जो रास्ता है, पृथ्वी का जो सूर्य का चक्कर लगाने का जो रास्ता है, उस कक्षा, उस ऑर्बिट पर कितने लग्रांज बिंदु आते हैं? लग्रांज बिंदु L1, L2 तथा L3 पृथ्वी की कक्षा में आते हैं, है ना? इस प्रकार से पृथ्वी चक्कर लगाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला है पुस्तकालय या अन्य स्रोत से। आपको पुस्तकालय में जाकर के, विद्यालय के पुस्तकालय से सूर्य के विषय में अन्य जानकारी प्राप्त करिए। क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हम? जैसे कि हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं सूर्य का व्यास। व्यास क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सूर्य जैसे कि मान लो एक गोलाकार है, तो उसकी इस कोने से लेकर के इस कोने तक कितनी दूरी है, उसे ही व्यास कहते हैं, जिसे इंग्लिश में डायमीटर नाम से आपने सुना होगा। इसे कहते हैं व्यास। तो सूर्य का व्यास, तापमान, ऊर्जा का उत्पादन आदि, इन सब जानकारी को आप पुस्तकालय से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरा है सूर्य ग्रहण क्यों लगता है, इस अवसर पर कहाँ कहाँ मेले लगते हैं, और इस विषय में अपने विद्यालय के पुस्तकालय या अभिभावकों से, अन्य स्रोतों से जानकारी प्राप्त करके चर्चा कीजिए। आइए हम जानते हैं कि सूर्य ग्रहण क्यों लगता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, देखिए ये है सूर्य और ये है पृथ्वी, और पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तब क्या हो जाता है, ग्रहण लग जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। क्या हो जाता है, जो सूर्य का प्रकाश है
वह पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता चंद्रमा के कारण, तब सूर्य ग्रहण लग जाता है। इस अवसर पर, सूर्य ग्रहण के अवसर पर विशेष रूप से हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक, कुरुक्षेत्र, वाराणसी, अन्य तीर्थ क्षेत्रों में मेलों का आयोजन किया जाता है। ठीक है बच्चों, आप इसके बारे में अधिक जानकारी अपने पुस्तकालयों से ले सकते हैं। चलिए, मेरी चित्रकारी, यहां पर आपको अपनी कला का प्रदर्शन करना है, अपनी चित्रकारी प्रदर्शन करना है। किस विषय में? भविष्य में जब आप वैज्ञानिक बनकर किसी ग्रह पर जाएंगे और ग्रह की यात्रा करेंगे, आपका यान कैसा होगा, या फिर उसका एक चित्र बनाकर अपनी कल्पना से तैयार कीजिए। आप वहां पर क्या कर रहे होंगे, कैसे यान में बैठकर जाएंगे, वह ग्रह कैसा दिखता होगा, क्या वहां कोई अन्य ग्रह के जीव भी होंगे, इस बारे में आप अपनी कल्पना से चित्र बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हम सब सुमन एक उपवन के। यह कविता हमें इस पाठ के अंत में दी हुई है। क्या है इस कविता का भाव? कि हम जितने भी लोग हैं, हम में कोई भेदभाव नहीं है, हम सारे एक ही बाग के फूल हैं, एक ही बगीचे के फूल हैं, एक ही उपवन के सुमन हैं। चलिए आइए इस सुंदर कविता को पढ़ते हैं। हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम। क्या भाव कहा गया? हम सब सुमन एक उपवन के, एक ही बगीचे के हम फूल हैं, एक हमारी धरती सबकी, हम सभी एक ही धरती पर रहते हैं, और जिसकी मिट्टी में जन्मे हम इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं, इसी में हम खेले कूदे हैं। मिली एक ही धूप हमें है, हम सब एक ही धूप के नीचे रहते हैं। सूरज किसी के लिए अलग अलग नहीं होता, सूर्य सब पर समान प्रकाश बरसाता है। सींचे गए एक जल से हम, उसी प्रकार से जो जल हमारे पास आता है, वह जल भी किसी में भेदभाव नहीं करता। हम एक ही जल को पी करके बड़े हुए हैं। पले हुए हैं झूल झूल कर पलनों में हम, एक पवन के, एक ही पवन। जब पवन चलती है, जब हम छोटे थे, पलने में थे, पालने में झूला झूलते थे, तब हमें जिस पवन ने, जिस हवा ने झूला झुलाया, वह पवन ने भी हमें भेदभाव नहीं किया। हम सब एक ही पवन के झूले में झूले हैं, है ना बच्चों। सूरज एक हमारा, जिसकी किरणें उर्की कली खिलाती। क्या कह रहे हैं? सूरज एक हमारा, जिसकी किरणें उर्की, उर मतलब क्या होता है? उर मतलब होता है मन या फिर हृदय, उसे कहते हैं उर। की कली खिलाती, हमारे मन की जो प्रसन्नता की कली है, वह सूरज खिलाता है, और वह एक ही सूरज है, हम सबका एक ही सूरज है। एक हमारा चांद चांदनी, जिसकी हम सबको नहलाती। क्या कहा? जैसे सूरज एक है, वैसे ही चंद्रमा भी हम सभी का एक है। एक ही चांद की रोशनी में हम सब रात बिताते हैं, और उसकी जो चांदनी है, जो उसकी रोशनी है, वह सब हम सबको नहलाती है, एक बराबर नहलाती है, कोई भेदभाव नहीं करती। मिले एक से स्वर हमको हैं, भ्रमरों की मीठी गुंजन के। क्या कहा? मिले एक से स्वर हमको हैं, हम सभी को एक ही प्रकार का स्वर मिला है। हम जब बोलते हैं, हो सकता है किसी की आवाज़ थोड़ी मोटी, किसी की थोड़ी पतली हो, लेकिन हम सब बोलते तो एक सा ही हैं। कोई अलग भाषा थोड़ी ना बोलते हैं, कोई अलग प्रकार से थोड़ी ना बोलते हैं, हम सब एक से बोलते हैं। कैसा बोलते हैं? भ्रमरों के मीठे गुंजन सी। हम जैसे भ्रमर सब एक प्रकार से मीठा गुंजन करते हैं, वैसे ही हम सब एक ही प्रकार की वाणी बोलते हैं। वाणी भी हमें एक सी मिली है। ठीक है बच्चों। रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्यारी क्यारी, लेकिन हम सबसे मिलकर ही है उपवन की शोभा सारी। क्या कह रहे हैं? कि हम भले ही अलग अलग क्यारी के हैं, हमारे रंग और रूप अलग अलग हैं। रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्यारी क्यारी, हम सब अलग अलग क्यारी में पले बड़े, अलग अलग रंग रूप के फूल हैं, लेकिन हम सबसे मिलकर ही है उपवन की ये शोभा सारी। जो यह उपवन है, यह विश्व, यह धरती का जो है, संसार का जो उपवन है, जो बगीचा है, उसमें भांति भांति के जब फूल लगते हैं, अलग अलग रंग के, अलग अलग रूप के, तभी वह एक शोभायमान क्यारी, शोभायमान उपवन समझ में आता है। इसी प्रकार से हम सभी अलग अलग भांति भांति रंग रूप के लोगों से ही इस संसार रूपी, देश रूपी उपवन की शोभा है।
एक हमारा माली हम सब रहते नीचे एक गगन के। उसी प्रकार जो हमारा पालन पोषण करने वाला जो मालिक है, जो हमारा माली है, हम सब फूलों को भरण पोषण करने वाला है, वह भी एक ही है। एक हमारा माली हम सब रहते नीचे एक गगन के। आसमान के नीचे रहते हैं और वह आसमान भी एक ही है, गगन भी एक ही है। हम उसी गगन के नीचे सब लोग रहते हैं। कांटों में खिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा। एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा। क्या कहा? कांटों में खिलकर हम सब ने, अलग अलग जो विपत्तियां आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, जब कोई परेशानी आती है, उसी को यहाँ पर कांटे कहा गया है। उन्हीं कांटों में हमने हंसकर खिलना सीखा। क्या है? हमने हंस हंस करके उनसे उभरना सीखा, हमने जीना सीखा और उन मुसीबतों से हमने खिलना सीखा है। हम उस मुसीबत से उभर के आए हैं। और एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा। हम एक दूसरे के गले का हार बनते हैं। कैसे? एक सूत्र में बंधकर। जब एक सूत्र में कई फूल पिरोए जाते हैं तो वह एक हार बन जाता है, एक माला बन जाता है। हार में भी यदि आप देखो तो अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं, कोई पीला, कोई लाल, कोई सफेद। इसी प्रकार से हम भी भांति भांति के लोग हैं, लेकिन हम सब जब एक साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, तो हम आपस में एक दूसरे के गले का हार बनते हैं, एक दूसरे के लिए सम्मान की बात बनते हैं और एक दूसरे के कांटों जैसी परिस्थिति में भी हम उनका साथ देते हैं। सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन के। क्या कहा? सबके लिए सुगंध हमारी। हम जो फूल हैं, हम जो पुष्प हैं, वह उनका जो श्रृंगार है, हम उनकी जो सुगंध है, वह सभी के लिए है। और धनी निर्धन, इसमें कोई भेद नहीं। यदि कोई अमीर है या कोई गरीब है, इसमें कोई भेद नहीं। हमारा जो श्रृंगार है, हमारी जो प्रसन्नता है, वह सभी के लिए है, सभी के चित्त तक पहुंचनी की चाहिए। यह सुंदर भाव के साथ यह कविता हमारे सन्मुख जो प्रस्तुत की है, वो की है द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी ने। किसके द्वारा रचित ये कविता है? द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी। आइए इस सुंदर कविता को एक बार फिर से पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों? हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम। पले हुए हैं झूल झूल कर पलनों में हम एक पवन के, और सूरज एक हमारा जिसकी किरणें उर्की कली खिलाती, एक हमारा चांद चांदनी जिसकी हम सबको नहलाती। मिले एक से स्वर हमको हैं भ्रमर के मीठे गुंजन के, रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्यारी क्यारी, लेकिन हम सबसे मिलकर ही है उपवन की शोभा सारी। एक हमारा माली हम सब रहते नीचे एक गगन के, और कांटों में खिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा। एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा। सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन के। है ना? कितना सुंदर भाव है। हमें किसी से भेदभाव नहीं करना, सबसे मित्रता का व्यवहार करना है, सबसे मिलजुल कर रहना है। यही हमारे जीवन की सीख है ना? इसी अद्भुत सुंदर कविता के साथ हम विश्राम करते हैं हमारा कक्षा 4 का हिंदी पाठ्यक्रम। इसी के साथ हमने यहाँ पर पूर्ण कर लिया हमारा हिंदी कक्षा 4 का सारी पाठ की व्याख्या, उनका सभी का अभ्यास। आशा करता हूं आपको यह बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी वीडियो, कोई भी पाठ फिर से पढ़ना है, उनका अभ्यास फिर से समझना है, तो आपको पता है ना कहाँ जाना है? मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, मोबाइल एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट पर सर का प्लेलिस्ट खोलो, सर का वीडियो ढूंढो और हिंदी के सारे पाठ फिर से देख लो। है ना? मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सारी गिवन बोर्ड्स के लिए, चाहे सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड या फिर राजस्थान बोर्ड। उसी के साथ वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। ई नोट्स और ई बुक्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप उन्हें परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। मिलते हैं जल्द ही।